छोटे से गांव में शंभू नाम का आदमी अपनी पत्नी लाली और 6 साल के बेटे के साथ रहता था। उसका गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई कई दिनों तक भोजन नहीं बनता था। एक दिन की बात है, गांव में समोसे वाला आया था। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो भैया, हम तो मिठाई लाए हैं। खाओगे एक बार तो मांगोगे बार बार, मिठास भरी है इसमें, सबको भाएगी ये मेरे यार। देखते ही देखते समोसे वाले के पास भीड़ लग जाती है। लाली और उसका बेटा घर के बाहर बैठे हुए थे। समोसे वाले को देखकर सोहन जिद करने लगता है। माँ देखो ना, सब समोसे समोसे खरीद रहे हैं। मुझे भी समोसे दिलवा दो ना। बेटा मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। जब यह समोसे वाला अगले हफ्ते समोसे बेचने आएगा तब मैं समोसे दिलवा दूंगी तुम्हें। नहीं, मुझे अभी समोसे चाहिए। आप मुझे हर बार यही कहकर बहका देती हो कि अगली बार दिलवा दूंगी। लाली के बहुत समझाने पर भी सोहन नहीं मानता है। फिर लाली सोहन को घर के अंदर ले जाती है। रोना बंद कर। जब मैंने एक बार कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हें समोसे कहां से दिलवाऊं? तुझे पता भी है हम कितनी मुश्किल से अपने घर का गुजारा चला रहे हैं। घर में एक पैसा भी नहीं है, फिर मैं तुझे समोसा खरीद कर कहां से दूं? ये कहते हुए लाली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उतने में ही शंभू घर के अंदर आ जाता है। अरे क्या हुआ भाग्यवान, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? और उधर सोहन भी रो रहा है। कुछ नहीं, बस अपने तकदीर पर रो रही हूँ। आज समोसे वाला आया था। सोहन मुझसे जिद करने लगा कि मुझे समोसे दिलवाओ। घर में पैसे नहीं थे और वह जिद कर रहा था। तुमने ये क्या किया लाली? सोहन अभी मासूम बच्चा है, उसे क्या पता है हमारी मजबूरी। तुम उसे प्यार से समझा देती ये बात। मैंने उसे बहुत समझने की कोशिश की, मगर प्यार से मानता कौन है जो मैं उसे समझाऊं? घर में एक पैसा नहीं है। पूरे 2 दिन हो गए हैं घर में खाना पकाए, और मैं उसे क्या क्या कहकर समझाऊं? तुमने तो अपनी सारी जिंदगी सीधेपन में निकाल दी। आजकल सीधे आदमी का जमाना नहीं है। लाली ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो भाग्यवान कि मैं कितनी मेहनत से अपना सारा काम करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी तकदीर में पैसा नहीं है। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं? अजी, मैं आपको कितनी बार कहा है, हर काम समझ बुझकर और मेहनत से किया कीजिए। अजी, आप तो अपने सिद्धेपन की वजह से हर जगह धोखा खा जाते हैं। आप एक काम क्यों नहीं करते? अपने मित्र सरजू के पास जाकर कोई काम का पता क्यों नहीं लगाते? आप सरजू के पास जाएंगे तो वह आपको कोई ना कोई काम में जरूर लगा देंगे। लाली की बात मानकर शंभू अपने दोस्त सरजू के पास जाता है और उसे कहता है, सरजू, मैं अभी बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रहा हूं। मेरा गरीबी से हाल बेहाल हो रहा है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। सरजू भाई, मैं आपके पास एक उम्मीद लेकर आया हूं। आपके पास बैल है और घोड़े हैं, ढेर सारी जमीन है। आप मुझे अपने खेतों या जानवरों की देखभाल का कोई भी काम दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। भाई, मैं आपका हर काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। शंभू, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना जमीन, ना बैल, ना घोड़े। यूं समझ लो मेरा भी हाल बिल्कुल तुम्हारी तरह है। हाँ, अगर तुम भी मेरे साथ काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ रख सकता हूं, लेकिन देखो काम थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल तो हर काम होता है भाई। अगर हम हर काम को मेहनत और लगन से करें तो हर काम आसान लगता है। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। दरअसल मैं एक आदमी के साथ मिलकर चोरी का काम करता हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर चोरी का काम कर सकते हो। शंभू कुछ सोचने के बाद, चोरी? अरे नहीं 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 भाई, मुझसे चोरी का काम नहीं होगा। देखो शंभू, घर के गुजारे के लिए चोरी का काम तो करना ही पड़ेगा।
अभी यूं बीवी बच्चों को कितना भूखा रखोगे? शंभू कुछ सोचने के बाद चोरी करने के लिए हामी भर देता है। अब शंभू, सरजू और भोला चोरी करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में वे अच्छा खासा धन चुराकर जमा कर लेते हैं। चोरी करने का दौरान एक बार सोने के सिक्कों से भरा एक मटका उनके हाथ लग जाता है। वह उस मटके को ऐसी जगह छिपा देते हैं जहां किसी की नजर न पड़ सके। वे उस मटके की हिफाजत अपनी जान से भी बढ़कर करने लगते हैं। कुछ ही दिनों में उनका मन चोरी से भर जाता है। एक दिन सरजू अपने दोस्त से बोला, मैं तो इस चोरी के काम से तंग आ गया हूं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं कोई चोरी करते हुए पकड़ ना ले। अगर किसी ने चोरी करते हुए पकड़ लिया तो भाई मार मार कर बुरा हाल कर देगा और फिर जमींदार जी के पास ले जाएगा और जमींदार जी अलग सजा देंगे चोरी करने की। तुम सही कहते हो सरजू। मैं भी चाहता हूं कि हम एक शांति भरी और अच्छी जिंदगी जिए। चोरी से कभी किसी का भला नहीं हुआ है, इसलिए हमें ये चोरी का काम अब छोड़ देना चाहिए। अगर तुम दोनों का मन नहीं है चोरी करने का, तो हम एक काम करते हैं, इन सिक्कों को अभी छुपा कर रखते हैं। अगर किसी को शक हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हमें किसी ऐसी जगह चलना चाहिए जहां हमें कोई भी ना जानता हो। वहां पर हम ईमानदारी से काम करेंगे और सुकून से चैन की जिंदगी भी जिएंगे, और फिर जैसे ही मौका मिलेगा इन सिक्कों को हम बेच देंगे। भोला, तुम सही कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तीनों ने तय कर लिया था कि वे अब कहीं और काम करेंगे और चैन से अपनी जिंदगी बिताएंगे। मगर भोला की नजर उस मटके पर थी। वह सोचता है, किसी भी तरह से यह मटका मुझे इन दोनों से चुराकर यहां से भागना है। इसके बाद मुझे कभी भी किसी काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भोला उस मटके को चुराने के लिए सही समय का इंतजार करने लगता है। तीनों मटका लेकर गांव से दूर एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में एक बुढ़िया की टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहां भोला उस बूढ़ी औरत से कहता है, अम्मा जी, हम तीनों व्यापारी हैं, शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। आपका घर शहर के बहुत नजदीक है, जो हमारे लिए काफी फायदेमंद होगा। यहां से हमें शहर आने जाने में काफी आसानी होगी और हम अपने व्यापारिक कामों को अच्छी तरह से संभाल पाएंगे। इसलिए अम्मा जी, हम कुछ दिनों के लिए आपके घर में रुकना चाहते हैं। इसके बदले हम आपको अच्छे खासे पैसे भी देंगे। पैसों का नाम सुनकर बूढ़ी औरत मन ही मन खुश हो जाती है। बूढ़ी औरत बहुत ही लालची थी, लेकिन वह जितनी लालची थी उससे कहीं ज्यादा ईमानदार भी थी। उसने तीनों की खूब खातिरदारी की और फिर बोली, आप जब तक चाहें तब तक यहाँ रह सकते हैं। इसे अपना ही घर समझिए। तीनों को पता चल चुका था कि वो बूढ़ी औरत बहुत ही लालची है, पर उसे पराये धन का लालच नहीं है। इसलिए उन लोगों ने सोने से भरा घड़ा उस बूढ़ी औरत को संभाल कर रखने के लिए दे दिया। कृपा आप इस घड़े का ख्याल रखना, और एक बात हमेशा याद रखना, इस घड़े को हमें तभी देना जब हम तीनों साथ में ये घड़ा लेने आएंगे। ठीक है, मैं घड़े को संभाल कर रखूंगी। लेकिन तुम लोग मुझे ये तो बताओ, इस घड़े में क्या है? इस घड़े के अंदर हम तीनों के जिंदगी भर की कमाई है, इसलिए हम लोग तुम्हें यह संभाल कर रखने के लिए दे रहे हैं। बूढ़ी औरत उस घड़े को एक खुफिया जगह पर संभाल कर रख देती है, ताकि किसी को उस घड़े के बारे में पता ना चले। अगले दिन वह तीनों काम की तलाश में निकल जाते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उन्हें कहीं भी काम नहीं मिलता। इसीलिए वो बहुत थक जाते हैं और बुढ़िया के झोपड़ी के सामने बैठ जाते हैं। भाइयों, पूरा दिन बीत गया, लेकिन हमें कहीं भी कोई काम नहीं मिला। अब तो बहुत भूख भी लग रही है। मन कर रहा है कि कुछ खाया जाए। हाँ भाई, मैं भी बहुत थक गया हूं और भूख तो मुझे भी लग रही है। लेकिन बूढ़ी अम्मा के घर खाना लेने जाएगा कौन? भोला इसी वक्त का इंतजार कर रहा था और वह सोचता है, यह सही वक्त है
जब मुझे बुढ़िया से घड़ा लेकर भाग जाना चाहिए। तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर बूढ़ी अम्मा से खाना लेकर आता हूं। फिर भोला बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचकर बोला, अम्मा, मुझे मेरे दोस्तों ने वह घड़ा लेने भेजा है। वो बात यह है कि हम लोग उस घड़े के 4 हिस्सा करना चाहते हैं। 4 हिस्सा क्यों करना चाहते हो? तुम लोग तो 3 हो ना, तो चौथा हिस्सा किसे देना चाहते हो? एक हिस्सा हम तुम्हें देना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हम लोग की बहुत मदद की है। तुम्हें पता भी है वो घड़ा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। एक हिस्सा मिलने से भी तुम्हारी बाकी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। चलो अब जल्दी से मुझे वह घड़ा दे दीजिए। देखो बेटा, मुझे अपने हिस्से का कोई लालच नहीं है। मैं तुम्हें वह घड़ा तभी दूंगी जब तुम तीनों उसको साथ में लेने आओगे। अरे, बुढ़िया तो बहुत चालाक है, ये इतनी आसानी से मेरी बातों में नहीं आने वाली। अचानक से भोला के दिमाग में एक विचार आया और वह बूढ़ी औरत से बोला, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम खुद ही उनसे पूछ लो। बुढ़िया घर से बाहर निकली तो उसने वे दोनों को एक पेड़ के नीचे बैठा देखा और वो चिल्लाकर उनसे बोली, क्या तुम दोनों ने अपने दोस्त को घड़ा लेने भेजा है? शंभू और सरजू को बूढ़ी औरत की बातें अच्छे से सुनाई नहीं दी, इसलिए उन लोगों ने कहा, हाँ अम्मा, उसे दे दीजिए। बुढ़िया ने सोचा, भोला सच कह रहा है, दोनों ने उसे घड़ा लेने भेजा है और वो लोग उसे भी हिस्सा देंगे। बेचारे तीनों बहुत ही नेक आदमी हैं। और वह अंदर जाकर भोला को बोली, तुम मेरा यहीं इंतजार करो, मैं अभी वह घड़ा लेकर आती हूं। बुढ़िया ने तुरंत ही वह घड़ा भोला को लाकर दे दिया। भोला घड़े को लेकर तुरंत ही वहां से चल दिया। उधर शंभू और सरजू भोला का इंतजार कर रहे थे। भाई, बहुत देर हो गई है, लेकिन भोला अभी तक खाना लेकर नहीं आया है। मुझे लगता है कोई बात है, हमें चलकर वहां देखना चाहिए। दोनों बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल देते हैं और घर पहुंचकर दोनों बढ़िया से बोले, हमने अपने दोस्त को खाना लेने यहां भेजा था, लेकिन वह अभी तक नहीं आया है। वो कहाँ है अम्मा? तुम लोगों ने उसे खाना लेने भेजा था या सोने से भरा घड़ा लेने? ठीक से याद करो। अरे अम्मा, हमने उसे खाना लेने भेजा था। उन दोनों की बात सुनकर बुढ़िया घबरा जाती है। उसने मुझसे कहा कि तुम दोनों ने उसे घड़ा लेने भेजा है। मैंने तुम दोनों से भी पूछा था और तुमने कहा कि उसे दे दो, तो मैंने उसे वह घड़ा दे दिया। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर उन दोनों को झटका सा लगा। दोनों को यह समझने में देर न लगी कि उनके दोस्त भोला ने उन्हें धोखा दिया है। हम लोगों ने तुमसे कहा था कि तुम वो घड़ा तभी देना जब हम लोग साथ में उसे लेने आएंगे, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी और वह घड़ा भोला को दे दिया। मुझे तो लगता है तुम दोनों मिले हुए हो और हमें बेवकूफ बना रहे हो और हमारा माल हड़पना चाहते हो। वो दोनों की बात सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हुई। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। तुम दोनों बेकार में ही मुझ में पर शक कर रहे हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें हमारे साथ गांव के जमींदार के पास चलना होगा। वो दोनों बूढ़ी औरत को जमींदार के पास ले गए और जमींदार से कहा, जमींदार साहब, हम तीनों ने इस बुढ़िया को अपनी जिंदगी भर की कमाई संभाल कर रखने के लिए दी थी। हमने इनसे कहा था कि हमें मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ इसे लेने आए, लेकिन इन्होंने हमारी गैर मौजूदगी में वह मटका हमारे दोस्त भोला को दे दिया और वो मटका लेकर फरार हो गया। क्यों अम्मा जी, क्या ये दोनों सच बोल रहे हैं? जी जमींदार जी, दोनों सच बोल रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों से आवाज देकर पूछा था कि क्या मैं तुम्हारे दोस्त को मटका दे दूं, तो इन्होंने हाँ कह दिया, इसीलिए मैंने उन्हें घड़ा दे दिया। नहीं जमींदार साहब, बूढ़ी अम्मा झूठ बोल रही हैं। हमने खाना देने के लिए कहा था, ना कि घड़ा देने के लिए।
यह भी हमारे दोस्त भोला के साथ मिली हुई है। यह सब इस बुढ़िया की लापरवाही की वजह से हुआ है, जिससे तुम दोनों को नुकसान हुआ है। तुम दोनों के सारे नुकसान का हर्जाना बुढ़िया को 5 दिन के अंदर भरना होगा। अगर ये हर्जाना नहीं भर सकी तो फिर इनको सजा मिलेगी। जमींदार की बात सुनकर बुढ़िया रोती हुई अपने घर चली जाती है। हे ईश्वर, मेरी मदद कर। मैं इस बुढ़ापे में उन दोनों का धन कहां से लौटाऊं? मैं उनके धन की भरपाई कहां से करूंगी? उधर जमींदार का एक आदमी जमींदार से कहता है, मालिक, मुझे लगता है कि वह बुढ़िया बेकसूर है। हमें इस मसले की सही तरीके से तहकीकात करनी चाहिए। वह इस बुढ़ापे में इन दोनों का इतना सारा धन कहां से लौटाएगी? तुम सही कह रहे हो। हमें इस मामले की तहकीकात सही तरीके से करनी चाहिए। तुम एक काम करो, कल भेस बदलकर उस बुढ़िया के घर जाओ और सच का पता लगा कर आओ। अगले दिन जमींदार का आदमी एक साधु का भेष बदलकर बुढ़िया के घर पहुंच जाता है। जब वह बुढ़िया के घर पहुंचता है तो उस समय बुढ़िया रो रही होती है। जमींदार का आदमी बुढ़िया से कहता है, अम्मा, आप क्यों रो रही हैं? आपको कोई परेशानी है क्या? नहीं बेटा, मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। बुढ़िया फिर जमींदार के आदमी को सारी बात बताती है, किस तरह भोला उसे धोखा देकर मटका ले गया और जमींदार ने 5 दिन के अंदर शंभू और सरजू का हर्जाना भरने का वक्त दिया है। मैंने हमेशा दूसरों का भला ही चाहा है, मगर उस भलाई का मुझे यह अंजाम देखना पड़ रहा है। बुढ़िया की बात सुनकर जमींदार का आदमी कहता है, भगवान करे कि उन दोनों को तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने की सजा मिले। तुम परेशान ना हो अम्मा, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। फिर जमींदार का आदमी जमींदार के पास जाकर सारी बात बता देता है। अपने आदमी की बात सुनकर जमींदार बहुत हैरान होता है। फिर वह अपने आदमी से कहता है, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या तुम इस मामले को हल कर सकते हो? जी जमींदार साहब, बिल्कुल। जैसे कि उन तीनों ने बुढ़िया से शर्त लगाई थी कि हमें मटका तभी देना जब हम तीनों एक साथ लेने आए, लेकिन वह तो 2 है, इसलिए शर्त के मुताबिक मटका तभी मिलेगा जब तीनों एक साथ आएंगे। शाबाश, बहुत खूब। तुम तो बहुत ही समझदार हो। बुढ़िया और उन दोनों को बता दो कि इस मुकदमे का फैसला दोबारा होगा। अगले दिन बुढ़िया, शंभू और सरजू तीनों को जमींदार का बुलावा भेजा गया। तुम्हारी शर्त यह थी कि बुढ़िया तुम्हें मटका तभी देगी जब तुम तीनों उसे साथ लेने आओगे। जी बिल्कुल जमींदार साहब, हमने ऐसा ही कहा था। तो ठीक है, फिर हो गया फैसला। यह बूढ़ी औरत तुम्हें मटका देने को तैयार है, लेकिन तुम्हें वह मटका तभी मिलेगा जब तुम तीनों साथ लेने आओगे। अगर तुम्हें वह मटका चाहिए तो तुम तीनों को साथ में आना होगा, तभी तुम्हें वह मटका मिलेगा। जाओ और अपने तीसरे साथी को लेकर आओ, जिससे शर्त पूरी की जा सके। लेकिन जमींदार साहब, हम उसे कहां से तलाश करके लाए? वह तो घड़ा लेकर फरार हो गया है। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें घड़ा चाहिए तो तुम्हें शर्त पूरी करनी होगी, वरना तुम यहां से जा सकते हो। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। जमींदार का फैसला सुनकर बढ़िया खुश हो जाती है। उसके बाद शंभू और सारजू भोला की बहुत तलाश करते हैं, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। Ramu eka chotse gamba mem rahane vala eka sadarana kasanada, vaha garibada, lekina Usaki mehanada ora amanadari pure gamba mem masahorati, Usaka paravara chodada, Usaki padni sita ora anaka beta chotu, Ramu ke pasa thori si jaminati, Jisa paravaha dina rata mehanada karake fasala ugadada, ###kathanai bara javana Ramu ka javana asana nahimda. Kai bara suka parajata, Takabi barisa Usaki fasalam ko barbada kara dedi, Lekina Ramu kabi hara nahim manata.
Vaha hara bara nyamita ke satha apani jamina ko jotata ora fasala yugan ki kazisa karata. Ekadina ki gatana eka bara gamba mem eka setha aya, jo gariba kisanam ko karja dakara anaka sosana karatada. Ramu ko bi fasala bone ke lai paise ki jarurata ti, isali majabari mem usain setha se karja liya. Setha ne bari baeja lagakara use paise dai. Ramu ne kari mahanata ki ora fasala achi way. Lekina jaba vaha apani fasala bakain gaya, to use usita dama nahim mila. Vaha parasana ho gaya kyonki use sethaka karja kukanada. Ramu ka sangarsa ramu ne tanalia ki vaha apani mahanata ora amanadari se haisa samasya ka samadana nikolega. Usain gamva mem duser kisanam se bataki ora anhem sangathita kia. Sabi ne milikara setha ke kilafa avaja utai ora eka nai mandi banai. Jaham kasana apani fasala ka sahidama pa sakam. Safalata ki ora ramu ki mehanata rangalai. Dur gamba ke kasana atmanarbara ho gai. Aba anhem setha ke karja para nirbara nahim rahana paradada. Ramu ka paravara bi kusahala ho gaya. Isa taraha ramu ki kahani hamem sikati hai ki mehanata. Amanadari ora akata se hara kathanai ko durakia ya sakata hai. रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला एक साधारण किसान था। वह गरीब था, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। उसका परिवार छोटा था, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा छोटू। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। कठिनाई भरा जीवन। रामू का जीवन आसान नहीं था। कई बार सूखा पड़ जाता तो कभी बारिश उसकी फसलों को बर्बाद कर देती, लेकिन रामू कभी हार नहीं मानता। वह हर बार नई उम्मीद के साथ अपनी जमीन को जोतता और फसल उगाने की कोशिश करता। एक दिन की घटना। एक बार गांव में एक सेठ आया जो गरीब किसानों को कर्ज देकर उनका शोषण करता था। रामू को भी फसल बोने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए मजबूरी में उसने सेठ से कर्ज लिया। सेठ ने भारी ब्याज लगाकर उसे पैसे दिए। रामू ने कड़ी मेहनत की और फसल अच्छी हुई, लेकिन जब वह अपनी फसल बेचने गया तो उसे उचित दाम नहीं मिला। वह परेशान हो गया क्योंकि उसे सेठ का कर्ज चुकाना था। रामू का संघर्ष। रामू ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही इस समस्या का समाधान निकालेगा। उसने गांव में दूसरे किसानों से बात की और उन्हें संगठित किया। सभी ने मिलकर सेठ के खिलाफ आवाज उठाई और एक नई मंडी बनाई जहां किसान अपनी फसल का सही दाम पा सकें। सफलता की ओर रामू की मेहनत रंग लाए। धीरे धीरे गांव के किसान आत्मनिर्भर हो गए। अब उन्हें सेठ के कर्ज पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। रामू का परिवार भी खुशहाल हो गया। इस तरह रामू की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और एकता से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है।